गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सरीन फारूक। गुड मॉर्निंग। आज हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं आपसे, और बात यह है कि अक्सर हम जब मार्केट जाते हैं, किसी ब्रांड पे जाते हैं, कोई चीज़ हमने ख़रीदनी होती है और हम उसकी प्राइस देखते हैं, तो कैसे वो ब्रांड वाले हमारे दिमाग से खेलते हैं, आज हम उसकी बात करेंगे। है कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक शर्ट उठाई, या आपने कोई एक पूरा ड्रेस सेलेक्ट किया, कोई भी चीज़ पसंद की, और आपने कहा अच्छा इसकी प्राइस है 4000 समथिंग। ओके, आपके माइंड में क्या आया? अच्छा 4000 समथिंग की है, ठीक है मैं ले लेती हूँ। और वो बेशक 4999 रुपीस की क्यों ना हो। तो ये होता है। अच्छा वैसे ये मेरी बेगम हमेशा मेरे साथ ऐसे करती है ना, मैं से पूछूं ना अच्छा ये चीज़ कितने की? 4000 की है। कहती है वो 4000 की है, एक 4000 कुछ की। मैं कहा अच्छा कितने कुछ की? 4999 की। तो पूरा बताओ। तो ये आपके दिमाग को तो थोड़ा सुकून मिलता है ना, चीज तो पसंद आ गई। ब्रांड वाले खेलते हैं कस्टमर से, बेग में खेलती हैं शोरों से। सीधा बताओ 4999 की है या को 5000 की है। जूतों में ये स्टार्ट हुआ था गालिबन कि जूतों पे हमने देखना शुरू किया सबसे पहले ना कि 2999 3999। सेल लगी हुई होती है, सेलें लगी हुई होती हैं इसी तरह की कि जी इतने की आपको मिल जाएगी, और वो एक्चुअली आपको लग रहा होता है कि शायद पूरे 1000 या 100 रुपए की कमी है, बट एक्चुअली वो नहीं होती। तो इसके साथ साथ एक और चीज़ भी करते हैं ना ब्रांड वाले, छोटा सा लिखते हैं अप टू और ऊपर लिखते हैं 40%। ओए होए होए, सही बात है। अच्छा या लिखते हैं 30% और नीचे लिखते हैं ऑन सिलेक्टेड आइटम्स। फिर जब जाते हैं देखते हैं कहते हैं वो आइटम्स तो है ही नहीं। वो यही करते हैं शुएब। देखें अक्सर हमने देखा है कि अप टू 70% कोई बेकार सी चीज होगी जिसके ऊपर 70% की वाकई सेल होगी, कोई एक दो चीजों के ऊपर। बाकी अगर आप देखें 10%, 5%, 20% या 25%, जो कि एक्चुअल प्राइस है उसकी, उसमें अगर आप लेस भी करते हैं 10, 20, 25%, वो भी तब भी आपको बारे में नहीं आ रही होती, और आप कहते हैं कि ये कौन सा मजाक था कि सिर्फ आपने दुकान के अंदर किसी को लाने के लिए बाहर इतने बड़े, ये प्रोपेगेंडा होता है और क्या होता है। बस मेरा से पॉइंट है ये 999 या सिर्फ 99 ये खत्म। मुझे लगता है कल आपको बड़ी डज लगी है कोई ऐसे। सिर्फ कल ऐसे हुआ है? नहीं, मुझे लग रहा है कल थोड़ी ज्यादा लगी है, चोट ताजा है। हाँ वो दो ड्रेसेस इकट्ठे ऐसे थे ना। ये देखे ना ये बात। और मैं हमेशा कहता हूं मुझे क्लियरली बताओ अच्छा इतने की है, ये क्या बात है? नहीं क्यों बता दे कि क्लियरली बता दिया तो ताने दे के मार देंगे या अगली बात हो जाए अच्छा या ताने जो चीज लेनी है वो लेनी है, या दूसरी बात ले ही ना। नहीं ये तो खैर कभी निकाल ना ले, ऑप्शन नहीं है ना, मतलब ऑप्शन नहीं है ना। आप एक शौहर के पास ये ऑप्शन बाकी नहीं आपके पास कैसे होता है? ऐसे ऑप्शन थोड़ी होता है। वो तो सिर्फ तानों से बचने के लिए हम खवातीन ये बात कर देती है कि 4000 समथिंग की है। समथिंग सानू लाके बैग है। आगे बढ़ते जनाब, और प्रोग्राम में अब बात करते हैं मौसम की, और आज रहेगा मौसम कैसा कराची से लेकर इस्लामाबाद तक। क्या आप इधर बता सकती हैं? इस्लामाबाद से लेकर कोयटा तक का मौसम कैसा रहेगा वो आपको भी हम बताते हैं। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करते हैं। इस्लामाबाद की अगर बात करें तो इस्लामाबाद में कम से कम 18, ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाहौर की बात करें, लाहौर में कम से कम 21, ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची की बात करेंगे कम से कम 27, ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड है। पेशावर में कम से कम 19, ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोयटा की बात करेंगे कम से कम 14, ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड है ये आज का मौसम। वैसे एक डिग्री से क्या फ़र्क पड़ जाता है? 28 या 27 एक की बात नहीं है वैसे। नहीं खैर एक बात तो नहीं है, मतलब अगर ठीक है 28 है, नहीं 27 है, फील्स लाइक 28, फील्स लाइक 30। नहीं क्वेटा ने मुझे थोड़ा इंप्रेस किया है। अच्छा। क्वेटा का टेम्परेचर कदरे बेहतर है बाकी शहरों से, वरना 35, 32 इस तरह है। मैं फिर क्वेटा का टिकट कटा लूं? अप टू यू, आपने कौन सा किसी की सुननी होती है। ओके फाइन, सोचते हैं इस बारे में। आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, ये मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ इसमें आपको, तो डैमेज कंट्रोल करती हूँ थोड़ा सा। ये होता है ना कुछ लोग जो होते हैं, ये एक आदत है जो कि सब में होनी चाहिए। वो ना जब इरादा कर लेते हैं ना उन्होंने कोई काम करना है, तो बस वो ठान लेते हैं, वो किसी की नहीं सुनते, वो अपनी उस डायरेक्शन पे चलते जाते हैं और वो उस गोल तक पहुंचते हैं। आई एम लाइक दिस बाय द वे, ऑनेस्टली इट्स अ गुड थिंग। वरना क्या होता है कि बाज़ औक़ात आपने, मैं अपनी बात अगर करूँ, अगर मैंने कोई गोल सेट किया है ना, मुझे वहां तक पहुंचना है, मेरे इर्द गिर्द के लोगों की ओपिनियन, उनका प्रेशर, बहुत सारी और जो फैक्टर्स होते हैं वो उस गोल तक पहुंचने को बहुत मुतासिर कर देते हैं। मे बी समटाइम्स मैं उस प्लान को छोड़ देती हूँ, आई स्किप, और मैं या उसको डिले कर देती हूँ। आपको बाद में कोई
कभी कभार मुझे रिग्रेट होता है, कभी कभार मुझे रिग्रेट होता है, कभी कभार आई एम लाइक कि ठीक है जो हुआ बेहतर के लिए। रिग्रेट तो मुझे भी होता है समटाइम्स कि मैंने क्यों इतनी जिद दिखाई कि मुझे यही करना था, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई फील हैप्पी कि यार ये मैं करना चाह रहा था। अच्छा एक और चीज मैं करता हूं, बहुत अच्छी बात है, जब मैं सोचता हूं कि मुझे ये करना है और बस ठान लेता हूं कि मुझे ये करना है, तो मैं फिर सारा माहौल उसके हिसाब से ना बनाना शुरू कर देता हूँ, चीजें प्लान उसके हिसाब से करता हूँ कि ऑटोमेटिकली डायरेक्शन उस तरफ एटलीस्ट आपका गोल, आप क्लियर हैं, आपकी क्लैरिटी और आपने अपना गोल सेट किया, आप उसको अचीव करें। ये क्लैरिटी बहुत सारे लोगों के पास एंड आई गेस थोड़ा वाइब वाला मामला भी होता है कि मुझे एक वाइब आती है कि मुझे एक करना है, तो मैं कहता हूँ अच्छा फाइन मुझे करना है। सही हो गया। वेदर ने क्या करना है पाकिस्तान के साथ? बाकी अल्लाह रहम करे, क्योंकि वेदर की जब हम बात करें, क्लाइमेट चेंज की हम बात करें, ज़ाहिर है उसका बड़ा एक इम्पैक्ट आ रहा है। अब जो हम मई की बात कर रहे हैं, इस टेम्परेचर की हम बात करें, लेकिन अप्रैल की बात करें, उसके स्टैट्स आपसे शेयर करें तो अप्रैल के महीने में मामूल से दुगनी ज़्यादा बारिशें हुई। ज़ाहिर है इससे मुतालिक हम शेयर करते भी आए हैं खबरें, जब डिटेल्स अब सामने आई हैं, जो स्टैट्स सामने आए हैं कि जो बारिशें हुई, जो बिजली गिरने के वाक़यात हुए, दीगर हादसात हुए, उसमें पाकिस्तान में 143 अफराद जान से हाथ धो बैठे और सबसे ज़्यादा नुकसान KP में देखा गया। 83 अफराद लुक़्मा अजल बने, 38 बच्चे भी इसमें शामिल हैं। 3,500 से ज़ायद घर जो हैं उनको नुकसान पहुंचा है। बलूचिस्तान में भी अगर बलूचिस्तान की बात की जाए तो 21 अफराद जो हैं वो जान से गए, और जबकि आज़ाद कश्मीर में 14 और सिंध में 4 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। और माहिरीन मौसमियात आने वाले महीनों में मज़ीद बारिशों की पेशन गोई भी कर रहे हैं, और जुलाई जो मानसून होता है उसके हवाले से अगर देखा जाए तो बड़े नुकसान के खदशात पाए जा रहे हैं। ज़ाहिर अल्लाह रहम करे, अल्लाह सब पे रहम करे। और ये शुएब, ये सारी जो सूरत हाल है सिर्फ हम पाकिस्तान में नहीं देख रहे, हम ग्लोबली देख रहे हैं, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज है। UAE की बात की जाए, अगर वहाँ पर हमने क्या हालात देखे, सऊदी अरब की बात की जाए, वहाँ पर तूफानी बारिशें हुई हैं, किस तरह से इस वक्त भी आप देखें तो वहाँ पर तूफानी बारिशें हो रही हैं। कल मैं देख रहा था सबीन के रियाज में, मदीना मुनव्वरा में, ताइफ में, कसीम में बादल जमकर बरसे, सड़कें बल्कि जो अंडर पासेस थे पानी से भर गए, और उसकी वजह से देखें सब कुछ तहस नहस हो गया। गाड़ियां बह रही हैं, गाड़ियां बह गई हैं, कारोबार सारे मुतासिर हो गए हैं, और ऑब्वियसली डिफरेंट अगर मराकज़ देखा जाए वहां पर पानी एंटर हो गया और उससे कितने प्रोडक्ट्स आपके, पूरा बिजनेस आपका खत्म हो जाता है, तालीमी इदारे बंद हो जाते हैं। अब इस तरह के सारे मामला जो है वो हमने देखे हैं। और मदीना मुनव्वरा की जो आप बात कर रहे थे, वहां पर सड़क जो है वो आबशार का मंजर पेश कर रही थी। और ये हालात हैं जो कि हम ग्लोबली देख रहे हैं कि सहरा था, लेकिन अब सहराई वादियां बिल्कुल पानी से भर गई हैं जी। मूसलाधार बारिश हुई। अच्छा, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसे विजुअल्स भी आते हैं ज़मीन के, हम देख के वो एंजॉय भी कर रहे होते हैं। ठीक है, तबाही के अलावा की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे अगर हम मस्जिद नबवी की बात करें, बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश थी, और जिस तरह से लोग वहाँ पे फिर भी ज़ाहिर इबादत में मसरूफ़, तो ज़ाहिर है वो मंजर भी हम सब ने देखा, बिजली चमकने के मनाजिर वहाँ से कैमरे की आंख में कैद। लेकिन लोग इबादत में मसरूफ़ थे वहाँ पर, वो अल्लाह पे तवक्कुल करके वो वहीं पर बैठे थे, और वहाँ पर वो जो है वो ज़ाहिर है उस लिहाज से अपनी इबादत में मशगूल थे, और कैमरे की आंख ने सारा मंजर जो है ये कैप्चर भी किया। सोशल मीडिया पे भी हम कुछ वीडियोज़ देख रहे थे। और अबू धाबी की बात की जाए, UAE की जिस तरह से हम बात कर रहे होते हैं, वहाँ पर भी एक बार फिर तूफ़ानी बारिशें जो हैं बिल्कुल वो हुई हैं। तुर्की में भी ये हुआ, तूफानी बारिश हुई। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ बारिशें कम हो रही थी वहाँ बारिशें ज़्यादा हो रही हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ना है एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, स्टे विद अस। मौजूदा सियासी हालात की अगर आप बात करें, महाजराई देखने को मिलती है, और ज़ाहिर है इससे एक आम तासुर यही जाता है कि नुकसान होता है, मुल्क का नुकसान होता है, अवाम का नुकसान होता है। अब अगर मुज़ाकरात की बात करें और हुकूमत के पर्सपेक्टिव से पहले मैं शेयर करूँ कि हुकूमत की क्या ख्वाहिश है कि पार्लियामान के अंदर भी बात हो, बाहर भी बात हो, सियासी जमातों के दरमियान बातचीत हो, एक साजगार माहौल पैदा किया जाए। लेकिन फिर सवाल उठता है साजगार माहौल पैदा कैसे होगा, स्टेप्स कौन लेंगे? एक छोटा सा सवाल मेरा भी है आवाम के पर्सपेक्टिव से। अगर ख्वाहिश है तो ख्वाहिश जब आपकी होती है तो उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आप थोड़ी मेहनत भी करते हैं, और अगर आप हुकूमत में तो आपको बड़ा बनना पड़ता है और आपको स्टेप आगे लेना पड़ता है कि आप मुज़ाकरात करें जाकर और बात करें, ताकि मुल्क का नुकसान ना हो, किसी तरह से ये जो इनटॉलरेंस है ये खत्म हो सके। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ऐसे में कुछ और जो खबरें पिछले चंद दिनों से सामने आई, जैसे कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन से मुताल्लिक जो मामला सामने आ रहे थे कि बानी PTI ने शरीफ मरवत साहब का नाम फाइनल किया हुआ है, जिस पे ज़ाहिर कुछ थोड़ा सा इबहम रहा, फिर उसके बाद वही नाम बात आ रही थी कि हुकूमत नहीं चाहती, वो चाहती है कि उनको ना बनाया जाए, बट ऑब्वियसली ऑफिशियली ऐसी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई थी, और अब शरीफ मरवत साहब बन भी गए। अब 2 महीने हो चुके हैं कौमी असम्बली की तश्कील को, कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती नज़र आ रही हैं या नहीं, ज़रा ये तो आवाम बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जो बुनियादी सवाल है कि क्या PTI
और दीगर सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात होंगे या कि नहीं होंगे? और अगर मुज़ाकरात होंगे तो क्या वाकई सियासी जमातों के दरमियान होंगे या कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ होंगे, चूँकि उस पर भी कुछ इबहम बाकी है। जो कमेटी बनाई गई बानी PTI की तरफ से, हम उस पर आज बात करते हैं। हमें सेनेटर हुमायूं मेमन साहब ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। मुज़ाकरात हो रहे हैं, स्टार्ट हो गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है, मुज़ाकरात जो है ना वो अपनी स्पीड पे चलेंगे, अपने लिहाज से चलेंगे। अच्छा, किन के साथ होना चाहिए, कब होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, जब भी होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बबांगे दोहल वो बताएगी कि हम किन से मुलाकात कर रहे हैं, किन से नहीं कर रहे। लेकिन तो पहले कभी बताया, अभी बताएंगे लोग? पहले भी तो हम बताएंगे। अभी अच्छा, पहले नहीं बताया लेकिन अब बताएंगे। वक्त के साथ साथ ना हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं। हम लोग वक्त के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी और विजिबिलिटी ऑफ हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सब बताएंगे। उसकी बेसिक वजह ये है कि अवाम ने हमें एक मैंडेट दिया है और अवाम इसलिए मैंडेट दिया है कि अवाम समझती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो भी करेगी वो ट्रांसपेरेंट करेगी और अवाम के लिए करेगी। अब एक सवाल उठता था कि हुकूमत के साथ हम क्यों नहीं बात करते हैं। देखिए, हुकूमत के साथ इसलिए बात नहीं करते कि हुकूमत लेजिटिमेट नहीं है। अच्छा, उनके पास मैंडेट अवाम ने उनको नहीं दिया था कि वहाँ बैठे। बिल्कुल इसी तरीके से कि आपके इस प्लाजा में आने से पहले वो जो बटन दबाया होता है, अगर वो ना हो और कोई वैसे बंदा आ जाए, वो आके यहाँ पे नहीं बैठ सकता। तो जिनसे आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं, मैंडेट तो अवाम ने उनको भी नहीं दिया। अब सवाल ये है, देखिए, मुज़ाकरात किन से करना चाहिए? लेट्स टॉक अबाउट, हम सारे पाकिस्तानी हैं। आपका, मेरा, इस्टेब्लिशमेंट का, जुडिशरी का, पॉलिटिशियंस का, अवाम का, हर एक का, मीडिया का, हर एक का स्टेक पाकिस्तान में, सिवाय उन लोगों के जिनकी प्रॉपर्टियां पाकिस्तान से बाहर हैं। ठीक है ना? तो उन लोगों को अगर हम ज़रा साइड पे कर ले, बाकी हम सारे लोग जो यहाँ पे हैं जिनका 100% स्टेक है, मेरे ख्याल में सबको बात करनी चाहिए। और अगर आप मुझसे पूछें तो पाकिस्तान के 2 ऐसे इदारे हैं जिन्होंने इस मुल्क को तबाह किया है। ठीक है? पहला इदारा और सरफहरिस्त इदारा है, वो है जुडिशरी। उन्होंने नज़रे ज़रूरत की जो जजमेंट्स पास किए, उन्होंने उसकी बेसिस पे जो हर गलत काम को जस्टिफाई किया है और आज भी किसी हद तक कर रहे हैं। अच्छा, उसने पाकिस्तान को तबाह किया। अच्छा, तो उसकी वजह से हुमायूं साहब, ये वो वाला मामला नहीं है कि फैसला आपके हक में होगा, जो जुडिशरी बहुत अच्छी है, अदालतें बहुत अच्छी है, वो हुक्म भी मान रही हैं। मैं फैसला अपने हक या आपके हक या किसी और के हक के लिहाज से नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब फेवर में आता है तो तब तो जुडिशरी पे कोई नहीं कर रहा होता। दो चीजें। एक फैसला है जो मेरे और आपके दरमियान में है या एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के दरमियान में है। उसमें फैसला मेरे हक में आएगा तो मैं खुश हूंगा, मेरे खिलाफ आएगा तो मैं खफा हूंगा, वो एक बात है। मैं बात कर रहा हूं उन फैसलों की कि जिनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से फैसले गलत थे। मेरे लिहाज से नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से फैसले गलत थे। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्स्टिट्यूशन आपको बिल्कुल अलाउ नहीं करता था कि आप किसी भी नॉन पॉलिटिकल स्टेटस को जस्टिफाई करें। इस किस्म की चीज़ें मैं बात करूं जिनका। अब दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है वो मेरे लिहाज से उन डिसीजंस ने पहुंचा है जिसकी वजह से पिछले 25 साल बाद 1997 के बाद से या 1994 के बाद से पाकिस्तान आज उसकी वजह से सफ़र कर रहा है। सियासतदान इन्वॉल्व रहे हैं उसमें अनफॉर्चुनेटली सियासतदान इन्वॉल्व थे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और वो थे आपका जो IPPs का फैसला था। वो IPPs का फैसला जो उस वक्त हुआ है वो आज उसकी मैं मिसाल देता हूं कि आज 1-2 कंपनीज IPPs की ऐसी हैं कि जो पिछले पूरा साल बंद रही हैं, उन्होंने एक भी यूनिट बिजली का प्रोड्यूस नहीं किया। अच्छा। और आपको पता है उनको कितने रुपयों का फायदा हुआ है? 24 या 28 अरब रुपए थे। 28 अरब रुपए का ये मुआहदे थे, ये कैपेसिटी पेमेंट है। अब उसकी वजह से आज सो कॉल्ड जिनको बिठा दिया गया प्राइम मिनिस्टर को, वो जाके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे जाके कह रहे हैं कि पाकिस्तान का डेथ ट्रैप बन गया है।
वो आज बता रहे हैं कि हमारे वहाँ पे इतनी बिजली चोरी होती है कि हम लोग तबाह हो गए। अब मुझे एक बात बताएं, आप इकोनॉमिक फोरम पे ये कर रहे हैं और आप लोगों को कह रहे हो इन्वेस्ट करो और उनको ये भी कह रहे हो कि इन्वेस्ट करो, लेकिन हमारे यहाँ इतनी चोरी होती है कि हम तबाह हो गए। डेफिसिट जो है वो आ जाता है। तो दोबारा मुज़ाकरात पे जरा आते हैं ना, उस जरा मुज़ाकरात सेंट्रिक भी चीजें रखते हैं, क्योंकि बाकी मामला जरा आवाम के सामने भी है और आपकी बहुत सारी चीजें बड़ा आवाम क्लैरिटी से भी आप बता रहे हैं। देखिए आपकी हर एक चीज, आपकी हर एक चीज की कीमत इसके ऊपर है। मुज़ाकरात हो रहे हैं, अनऑफिशियल या ऑफिशियल मुज़ाकरात होंगे, अनऑफिशियल कुछ चीज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मतलब 2018 में ऐलान नहीं किया था मुज़ाकरात के, लेकिन अब ट्रांसपेरेंसी होगी और आप चीजों को तो 2018 में मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसे मुज़ाकरात की कोई जिक्र था या कुछ था कि जिसका वो नहीं, जो हुआ था हुआ था। हाँ, बाज चीजों पे ये याद रखें, 2018 में अगर बाज चीजें गलत हुई थी या की गई थी, एक लीडर है पाकिस्तान में इमरान खान, जिसने सबके सामने कहा ये मैंने गलत किया था। जो शख्स अपनी गलती मान लेता है, एक बात याद रखें, वो अपने आप को करेक्ट करने की सलाहियत रखता है। ये किस गलती का हवाला दिया आपने? उन्होंने दो गलतियों की बात की। क्या? एक उन्होंने कहा था रेफरेंस का, एक उन्होंने कहा था बाजवा साहब का। ये दो गलतियां उन्होंने कहा था और उन्होंने कहा मैंने ये गलती की थी। तो जो शख्स अपनी गलती मान लेता है ना, उसके अंदर सलाहियत होती है अपने आप को करेक्ट करने की। फॉर एग्जांपल, एक क्रिकेटर है, मैं उसी लिहाज से मिसाल देता हूं, उसने एक वाइड बॉल की है, अगर वो अपनी गलती ना माने, अगली फिर वाइड करेगा। सही है। उसने अपने कोर्स को करेक्ट करना है, तो उसके लिए उसने अपनी गलती माननी होगी। अच्छा, अब उसके बदले में हम बाकी लोग देख ले, ये आज भी ये दो पॉलिटिकल पार्टीज जिसने पाकिस्तान को पिछले 30 साल में तबाह किया है, ये आज भी गलतियां नहीं मानती कि आईपीपी इनकी गलती थी। और वजह की बात ये कि आज अगर हम आईपीपी किन के कंट्रोल में हैं, आईपीपीज इनिशियली वो सपोज कि ये बाहर की कंपनीज है, सारी पाकिस्तानी कंपनी है, ठीक है। अच्छा, उसमें इन लोगों के अपने बीच में शेयर्स हैं, इन लोगों के अपना बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इनकी अपनी कंपनीज हैं। मुज़ाकरात की शराइत रखी है कोई इस मर्तबा? मुज़ाकरात की शराइत दो है, दो शराइत है मुज़ाकरात। शर्त नंबर 1 वो है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हैं उनको फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और उसके अंदर किसी की मदाखलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, जो आपको भी सूट करता है। आपको पता होना चाहिए मैंने वोट इसको दिए तो वहां से ही वोट मेरा निकले और गिना जाए। ठीक है। शर्त नंबर 2 वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। अगर आइन कहता है कि आपने उधर जाके नहीं खड़े होके बात करना है तो आपने उधर जाके खड़े होके बात नहीं करना। आइन कहता है कि अगर मेरी प्रिवेसी होनी चाहिए और इसको प्रोटेक्ट होना चाहिए तो मेरी प्रिवेसी होनी चाहिए, मेरी ना वीडियोस बननी चाहिए, मेरी ना कोई ऐसा मसला हो कि जो मैं स्टेट के खिलाफ किसी और से बात कर रहा हूं, मैं वो जरूर आप करो भाई, घर में तो मेरे ना करो। ये 2 शराइत हैं। ये 2 शराइत है। इन 2 शराइत में से तीसरी शर्त की गुंजाइश नहीं बनती। तो ये 2 शराइत अगर सिर्फ हैं तो फिर सियासी जमातों से मुज़ाकरात क्यों नहीं हो सकते? देखिए, हमने कब कहा है कि हम सियासी जमातों से वो नहीं करें? तो ये जो कमेटी बनाई है क्या सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए बनाई गई है? एग्जैक्टली हर एक के साथ है। देखिए, इसमें अगर आप मुझसे पूछे ना, मैं तो समझूंगा ये वो मुज़ाकरात है, ये वो टाइम आ गया है कि जहां पे हम क्रॉस रोड्स पे आ गए। ठीक है। अच्छा, रिसेंटली आपने कैसर बंगाली साहब की आपने वो एक वो सुना होगा स्पीच जिसमें उन्होंने एक बहुत ग्रेव सिचुएशन बता दी है। ठीक है, ठीक है। सो दैट मीन्स के हमारे आगे 4 फुट पे आगे एक खड्डा आ गया। अगर हमने जो फिल्मों में आते ना ट्रक करके आखिर में रुक जाते, अगर हमने वहां ब्रेक टाइम से नहीं लगाई तो हम लोग बिल्कुल नीचे गिर रहे हैं। अब उसके लिए सारे पाकिस्तानियों ने और खासकर जो जितना पावरफुल इदारा है उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। उन लोगों को करना क्या है? करना यह है कि पाकिस्तान के अंदर अगर मेरिट पे आप आते हैं तो मैं आपको बिठाऊंगा, मैं अपने बच्चे को नहीं बिठाऊंगा, या अपने इदारे से किसी को मैं किसी कमेटी का हेड नहीं बना दूंगा। क्यों? बाज इदारे जो है ना उनकी अपनी एक डिसिप्लिन है और मानते हैं डिसिप्लिन है, बट दे आर नॉट फिट टू सिट समवेयर एल्स, क्योंकि वो उनकी कैपेसिटी नहीं है, वो उनकी
ट्रेनिंग में नहीं है। ठीक है, ठीक है, आपने यहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड करना है वंस एंड फॉर ऑल। अच्छा, उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज है, जो मैंने सबसे पहले कहा था कि जो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है वो जुडिशरी है। जिस दिन जुडिशरी अपने आप को ठीक कर लेगी, और इस वक्त 4 में से 5 में से 3 या 4 हाई कोर्ट्स ने आपको कह दिया है कि हमारे ऊपर ये मसले हैं। बाज़ लोगों ने तो कह दिया कि अगर हमारे ऊपर इतना प्रेशर होता है जब हम वो नहीं करते तो हमें कहीं और से भी हमारे ऊपर ये सारी बातें सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हर इदारे का। जुडिशरी को टाइमली और क्या कह सकते हैं उसे, दुरुस्त फैसले करने होंगे। दोनों चीजें करनी होंगी, उनको इंसाफ भी देना होगा और उनको अदल भी करना होगा। ये अदल और इंसाफ में फर्क है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन सर, जब हम बात करते हैं ना कि गलतियां, जो कि आपने खुद कहा कि एक शख्स अगर ये कहता है कि मैंने माजी में गलतियां की, तो ये कभी इम्कान है कि आइंदा वो गलतियां नहीं दोहराएगा। ये चीज़ तो हमने हर इदारे से मुतालिक भी देखी है, क्योंकि जिससे मुज़ाकरात की बात करते हैं, अगर वो ये कहते हैं कि अच्छा माजी में जो हो गया वो गलत था, अब हम सियासत में नहीं है, हमारा काम सियासत में इन्वॉल्व होना नहीं है, और फिर भी अगर पीटीआई ये कहे मुज़ाकरात हमें उन्हीं से करने हैं, तो ये सियासत में लेकर नहीं आ रहे। ये करते हुए ज़ेरे मूंछ मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मैं तो सवाल कर रहा हूँ। सवाल ये है कि देखिए, बात ये है कि जब हम लोग ये बात करते हैं तो हमें रियलिटी देखना। देखिए, लेट्स टॉक अबाउट, वो कहते हैं बीटिंग अराउंड द बुश। यू वांट टू इंप्रूव इट, सच बोलो। सच ये है कि क्या मदाखलत नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। क्या मदाखलत नहीं हो? अब मैं एक बात बता देता हूं। आज अगर पाकिस्तान किसी गलत तरफ जा रहा है, उसकी एक बेसिक वजह यही है कि 1954 में जो नजरिए ज़रूरत की जो जजमेंट आई थी जस्टिस मुनीर के लिहाज से, वो जजमेंट चल रही है अभी भी। अच्छा, उसकी बेसिस में नजरिए ज़रूरत के लिहाज से था। मुझे एक बात बताएं, पिछले साल इन दिनों में 2 सूबों के अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन हो जाने चाहिए थे। नजरिए ज़रूरत आ गया, नजरिए ज़रूरत ने उनको नहीं किया। जब दोनों को नहीं किया, तो अगर आप मुझसे पूछे, इट वॉज कंसिक्वेंसेस उसकी जो थी ना, वो आपने फिर बाद में भी देखी। वो सारी चीजें फिर देखिए, जब आप एक गलत तरफ चलना शुरू हो जाते हैं ना, तो चीजें उसकी गलत ही जवाब नहीं मिला, सवाल का जवाब नहीं मिला, बाकी सब कुछ पता चल गया। देखिए, आपने बोला। देखिए, बात ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया। उसमें मैंने आपको एक एक चीज क्लियर करके, एज क्लियर एज आई कुड बी, मैंने आपको बता दिया कि क्या हो रहा है। सियासी जमातों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, लेकिन अगर करेंगे, लेकिन पहले एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे। ठीक है, नहीं, हम साइमल्टेनियस कर रहे हैं। 6 जमातों का तो ऑलरेडी हमारी एक बनी हुई है ना। 7वीं जो बड़ी जमात है वो है JUI, उनके साथ हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है, आप 3 जमातों की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM। ठीक है, इनकी इस वक्त वैल्यू जो है ना, जो असल वैल्यू है, ठीक है, वो 17 सीटें, 25 सीटें और 3 सीटें हैं। ये मिल मिला के 48 सीटें बनती हैं। मिल मिला के 48 सीटें बनती हैं। अच्छा, ये लोग मानते नहीं है कि ये हम लोगों ने चोरी किया, या हमने अगर चोरी नहीं किया, हमें चोरी का माल हमने खरीद लिया। अच्छा, ये उसको एग्री कर जाए पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट पे, और आके कह दें कि जैसे बाकी लोगों ने कहा है, जैसे कितने लोगों ने कहा है कि हमारा ये हक नहीं बनता था और उन्होंने सीट जीती है, हमारे भी तहकीकात हो जाए, कुछ हो जाए, आप कोर्स। अच्छा, ये लोग डरते हैं 55 अरब रुपए खर्च हो जाएगा। ये इससे नहीं डरते कि 50-100 अरब रुपए जाया हो जाएंगे। देखिए, द कॉस्ट ऑफ, बाज़ दफा ये हो जाता है, जो द कॉस्ट ऑफ नॉट डूइंग समथिंग इज मच हायर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तो आपने आज फर्ज करें, मैं जाता हूं कि यार आज मैं इसको ये 10 रुपए बचा लो इधर, और इस वक्त में पंचर नहीं लगाता, वो कहते हैं बाद में बड़ा नुकसान, टायर चेंज कराना पड़ेगा। ठीक है, स्टिच इन टाइम सेव 9। आप पहले अपने आप को उधर इस वक्त वाकई सियासी जमातों के बैठ के जो सब ये कहती हैं कि ज़ाहिर मामला खराब हुए हैं और वो नहीं मानते, हर जमात ये कहते हैं कि हमारे उतनी सीट्स नहीं है, नॉट जस्ट PTI, बाकी जमात भी ये कहते हैं, तो वाकई बैठ के तय कर लें कि हमें वाकई तहकीकात करनी है। ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन अगर बन जाए तो वाकई चीज़ें बेहतर हो सकते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। ब्रेक लेने वापस आएंगे, साथ रहिए। ज़रा बात म्यूज़िक की करते हैं, और जब बात म्यूज़िक की है, अगर मैं आपको ये कहूँ
कि मोहम्मद रफ़ी साहब के तो बहुत से गाने, बड़े सदाबहार गीत हम सबको याद भी हैं, कोई ऐसा जो आपका फेवरेट हो? ऐसे बहुत सारे हैं, ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है कि कोई एक आप चूज कर सकते हो, बट आई विश कि उनको मैं लाइव सुन सकती होती। नहीं, वो स्किल तो आप उस वक्त होती, उस जमाने में तो फिर नहीं, वैसे बात करिए ना कि एक ख्वाहिश होती है आपकी कि आप लाइव सुन सकते होते इतने बड़े लेजेंड को। ये बात आपकी सही है। वैसे एक उनका सैड सॉन्ग था, चल उड़ जा रे पंछी। अच्छा, बड़ा ही जबरदस्त। हाँ। चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। तो ये तो जरा, और बहुत से उनके गीत, बहुत से गाने गा रहे हैं। फरमान सतपारा और छोटे रफ़ी साहब। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि आवाज़ बिल्कुल वैसी, लहजा वैसा, अंदाज वैसा। अब जो गाने, मशहूर गीत मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाए, जो कि हम कहते हैं कि हमेशा के लिए वो गाने अमर हो गए, तो ये सुपर हिट गाने आज हम आपको बराह रास्त सुनवाएंगे, क्योंकि आज फरमान सतपारा हमारे साथ मौजूद है, अलमारूफ छोटा रफ़ी। बिल्कुल। फरमान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, आप सुनाइए जी। अल्हम्दुलिल्लाह। फरमान, गिलगित बल्तिस्तान से आपका ताल्लुक है, और ज़रा रफ़ी साहब को आप सुनते रहे होंगे, तभी आप उस अंदाज से गाते भी हैं। थोड़ा सा मुझे बताएं कि कैसे ये महसूस हुआ आपको, अच्छा आप उनके अंदाज से गा सकते हैं? जी दरअसल रफ़ी साहब को मैं बचपन से सुनता आया हूँ, तो मैं वो मेरे गुरु हैं। रफ़ी साहब को कभी बुला नहीं पाया, मैं बस सुबह शाम में उनको सुनता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ, वाह, उनके ही गीत गाने की कोशिश करता हूँ जी। और जहाँ जहाँ आप बैठे होते हैं वहाँ हाँ। जब आप गीत गाते हैं तो वीडियो वायरल हो जाती है। एग्जैक्टली, और वो सोशल मीडिया पे लोग बहुत पसंद कर रहे हो, तो कहते हैं जी आवाज जो है वो बहुत ज्यादा सेम है। तो ये वो वाली बात होती है कि अगर बहुत ज्यादा आप किसी को आइडियलाइज करना शुरू कर देते हैं तो मुशाबिहत कहीं ना कहीं होना शुरू हो जाती है। जी अब मैं क्या बोलूँ जी। चले ना बताएं, गाना सुना दे। हाँ चले, रफ़ी साहब का कौन सा गाना आज हमें सुनाएंगे आप? रफ़ी साहब का चल उड़ जा रे पंछी, ये गाना मेरा बहुत फेवरेट गाना है। वाह, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं ये गाऊं। चलें ठीक है जी। चल उड़ जा रे पंछी, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी, भूल जा अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली। भूल जा अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली। जग की आँख का कांटा बन गई चाल तेरी मत वाली। कौन भला उस बाग को पूछे, होना जिसका माली। तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर जाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। रोते हैं वो पंख पखेरू, साथ तेरे जो खेले। रोते हैं वो पंख पखेरू, साथ तेरे जो खेले। जिनके साथ लगाए तूने अरमानों के मेले। भीगी अखियों से ही उनकी आज दुआएं ले ले। किसको पता अब इस नगरी में कब हो तेरा आना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। वाह क्या बात है, जबरदस्त। 1957 की मूवी भाभी, जिसमें ये गाना, ये गीत गाया गया। और देखें
इतनी दहाइयों बाद भी जब भी हम सुन रहे हैं, इट्स अ सैड सॉन्ग बट सुन के एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं सारे। और मैं शोएब एक चीज़ ये सोच रही हूँ कि पाकिस्तान में कितना ज़बरदस्त टैलेंट है। yes. हमें इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें बहुत कदर करनी चाहिए। और हमारे ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि टैलेंट को इंट्रोड्यूस भी करवाते हैं, उनको मौके भी देते हैं। तो आई रियली विश के फरमान को भी ऐसा मौका मिले। बल्कि पूछते हैं क्या ऐसा मौका मिला फरमान कहीं पर इस तरह से कि आप रफ़ी साहब को जब गा रहे हैं, उनके गीत आप गा रहे हैं एक बड़े प्लेटफॉर्म पे, कभी ऐसा मौका मिला? नहीं जी, अब तक तो कोई ऐसा मौका मिला नहीं है जी। अच्छा, वैसे रूटीन क्या है आपकी? आप ज़ाहिर ये तो एक आपका शौक भी है, पैशन भी होगा, आप गा रहे हैं उनके अंदाज से, लेकिन वैसे आपकी रूटीन क्या होती है? आप क्या करते हैं फरमान? जी मैं दरअसल कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। बाकी बस जहाँ भी होता हूँ रफ़ी साहब को सुनता हूँ। रफ़ी साहब मेरे दिन में मेरी मसरूफियात के एक बहुत बड़ा हिस्सा रफ़ी साहब है। हाँ, मतलब रफ़ी साहब के अलावा ना कोई काम उनको आता है, ना कोई काम सोचता है, ना कुछ करने को दिल करता है। तो ये तो एक बिल्कुल फैन मोमेंट है। काम के साथ साथ वो गाते रहते हैं ना? गाते रहते हैं ज्यादातर ना। तो ये एक फरमाइश कर लें। एक और फरमाइश करते हैं। आप कोई फरमाइश करना चाहेंगे? लिखे जो खत तुझे। चलें जी, ये सुना दें जी, लिखे जो खत तुझे। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल ने ये तू आई, कहीं चटकी कली कोई, मैं ये समझा तू शर्माई। कोई खुशबू कहीं बिखरी, लगाए जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। वाह, जबरदस्त। मैं कहती हूँ यू डिजर्व मच मोर एंड आई विश कि आप लोग भी, जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल ज़रूर करें, क्योंकि पाकिस्तान का टैलेंट उसको इंट्रोड्यूस करवाना और स्पेशली उन प्लेटफॉर्म्स तक लेकर जाना जहाँ पर उनका करियर बन सके, ये बड़ा ज़रूरी है। आप पर हम पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है। तो जब ऐसा टैलेंट हमारे सामने है तो इस वीडियो को उन प्लेटफॉर्म्स पे ज़्यादा से ज़्यादा वायरल। नॉर्मली हम ये देखते हैं सबीन के अगर कोई सिंगर है और हम उसकी फैमिली की बात करते हैं, हम कहते हैं अच्छा उनके बेटे या उनकी फैमिली के कोई और मेंबर उस लेगेसी को लेकर चल रहे होते हैं। अब ये देखें वो है ज़ाहिर पाकिस्तान से हैं, जिस तरीके से वो मोहम्मद रफ़ी साहब को जिंदा रखे हुए हैं मस्त से तो गाने अमर, लेकिन फिर भी जिस तरह से वो बात होती है कि जो आर्ट होता है, जो टैलेंट होता है, उसका कोई बॉर्डर नहीं होता। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अच्छा फरमान, चूंकि आजकल ना शादी सीजन भी है और वैसे तो गाने बड़े चेंज हो गए हैं, आप स्पेशली रुखसती के टाइम पे अब नए नए गाने हम देखते हैं, लेकिन एक गाना ऐसा जो कि अगर मैं अपने टाइम की बात करूं लगा था। कौन सा? बाबुल की दुआएं लेती जा। आपके लिए नहीं लगा? मेरे लिए ज़्यादा नहीं लगा था। हो सकता है आपके लिए भी लगा हुआ हो, दुआओं की तो आपको जरूरत है ज़्यादा। ऐसा ही है। हाँ, लेकिन अच्छा अभी भी ना स्पेशली मैं अगर अपनी अम्मी की बात में कहता हूँ, अम्मी मतलब कई दहाइयाँ हो गई आपकी शादी को, आप क्यों सुनते हैं अभी तक रुखसती वाले गाने? कहते मुझे पसंद है। तो खवातीन को पसंद होते हैं रुखसती वाले गाने। आप रिलेट कर पा रहे होते हैं ना, स्पेशली आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, आप बस वो आप रिलेट कर पा रहे हो, तो आप चाहते हैं कि आप सब रिलेट करें। लेकिन मैं पूछता भी चाहता हूँ फरमान, कभी ऐसा हुआ कि किसी शादी पे आपने गाया हो लाइव बाबुल की दुआएं लेती जा? जी ये गाना वाकई में बहुत मशहूर गाना है रफ़ी साहब का। तो काफ़ी जगहों पे मुझे गाने का मौका मिला। वो वीडियो तो मैंने वो वीडियो मुयसर नहीं था, वहाँ गाया, बहुत जगह में मैंने गाया जी। तो अगर आज लाइव हो जाए हमारे नाज़रीन के लिए, शोएब को हम उनका वक्त ही याद करवाते हैं। वक्त मेरी बेगम को ज्यादा याद आएगा। वो तो चले बाद में बात करते हैं इस बारे में। चले जी।
बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। क्या बात है। नाज़ों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह, नाज़ों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह, मेरे बाग की ये नाजुक ढाली, तुझे हर पल नई बहार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। क्या बात है। अब बहुत सारी खवातीन लड़कियां इससे रिलेट कर सकती होंगी। सबीन मैंने पहले कह दिया था। हाँ, इवन शादी पे जैसे ही गाना लगता है नेचुरली ना सब बहुत इमोशनल हो जाते हैं। एक इमोशनल कनेक्शन इस गाने से सबका बहुत ज्यादा, और बहुत खूबसूरती से फरमान आपने भी गाया। अच्छा फरमान, सिर्फ रफी साहब को ही गाते हैं या फिर अपना भी कोई म्यूजिक कंपोज किया है, कोई अपना गाना भी गाया है? जी, आप पहले एक बात बताई मैंने आपको, रफी साहब के अलावा मुझे कुछ सोचता नहीं है, कहीं नहीं मिला। हाँ। उनके इतने गाने हैं, बस वो गाने सुनते हुए मैं उसमें खो जाता हूँ, कभी मौका नहीं मिला। और फरमान, ऐसा होता है जब आप कहीं अपलोड करते हैं वीडियोस, चाहे यूट्यूब हो या किसी और सोशल मीडिया साइट पर, तो जब कमेंट्स आ रहे हैं, इंडिया से भी कमेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, वैसे तो ज़ाहिर है फैंस दोनों तरफ, लेकिन फिर भी? जी, इंडिया से भी बहुत लोग मुझे लाइक करते हैं, वो मैसेज करते हैं, मुझे व्हाट्सएप में कॉल करते हैं। ओके। तो जी फरमान, क्या ख्वाहिश है वैसे रफ़ी साहब से, ये मोहब्बत, उनके ये गीत गाना, और आप जिस तरह आपने खुद पहले कहा कि अभी उस तरह से कोई मौका नहीं मिला, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला जिस पर आप अपना टैलेंट दिखा सकें, ख्वाहिश क्या है, सोचते क्या है? मेरी ख्वाहिश ये है कि जी रफ़ी साहब के बेटे शाहिद रफ़ी अभी हयात हैं दुनिया में, तो मेरी ख्वाहिश है मैं उनसे एक बार मिल लूँ और रफ़ी साहब के कुछ गाने मैं उनको सुनाऊँ। जी, अल्लाह करे ख्वाहिश पूरी हो आपकी। इतनी बड़ी ख्वाहिश भी नहीं है रफ़ी साहब के बेटे, खूबसूरत आप गाते हैं, ऑब्वियसली उन तक आवाज पहुंच जाए, मुझे तो लगता है वो खुद जो है वो आपको बुला लेंगे की आवाज उन तक पहुंचे। फरमान, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, सुन के तो बहुत ही अच्छा लगा। यकीन जानिए कि बहुत से ऐसे टॉपिक्स आते हैं सबीन, बहुत से ऐसे सेगमेंट्स हम करते हैं कि हम जब कहते हैं अच्छा वो फलां सिंगर की तरह गा रहे हैं, लेकिन आपके बारे में मैं ज़रूर कहूँगा कि बिल्कुल 100% इतनी रिजेम्बलेंस, बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस है, मतलब बहुत प्यारा गाया है। एग्जैक्टली, बड़ा अच्छा लगा जी आपसे बात करके, और ये जो टैलेंट है, ये प्लेटफॉर्म इसी टैलेंट के लिए हमने बनाया हुआ। बिल्कुल। एक ब्रेक की तस्वीर, ब्रेक से वापस आएंगे। फरमान, शुक्रिया वंस अगेन, आप नाज़रीन हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आपको भी लगता है कि आप में टैलेंट है या आपके आसपास कोई ऐसा शख्स है जिसमें कोई टैलेंट है, वो हमें ज़रूर बताइएगा। हमें मैसेज कीजिए हमारे फेसबुक पेज पर जाकर या व्हाट्सएप नंबर पर, हम इसी तरह से टैलेंट को आपके सामने लेकर आते रहेंगे। स्टे विद अस, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बात करते हैं हुकूमत पंजाब के एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव के हवाले से, जो ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने एक बेहतरीन कदम उठाया है। मुल्की तारीख का पहला विमेन वर्चुअल पुलिस स्टेशन मेरी आवाज़ मरियम नवाज़ का इफ्तिताह कर दिया है। विमेन वर्चुअल पुलिस स्टेशन की अगर बात की जाए, इसके जरिए अब होगा ये शुएब के खवातीन अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए थानों का रुख उनको नहीं करना पड़ेगा, वहां पर जाना नहीं पड़ेगा, वो ऑनलाइन अपनी जितनी भी शिकायत है उनको दर्ज करवा सकते हैं। अपना नाम और शनाख्त वो भी जाहिर नहीं करना चाहे तो वो भी जाहिर नहीं करेंगी, स्पेशली अगर हैरेसमेंट की अगर ऐसा कोई मामला होता है तो उसका भी इंदराज बहुत आसानी से, वहां पर वीडियो की सहूलत मौजूद है तो उसके थ्रू वो उस शिकायत को दर्ज करवा सकती हैं। क्या पीटीआई वाली खवातीन भी करवा सकेंगे जो कि नाम है मेरी आवाज़ मरियम नवाज? अब ये तो अब पंजाब का इनिशिएटिव, तो मुझे लगता है कि कोई भी डिफरेंस इसके अंदर नहीं होना चाहिए, और इसको बहुत ही वो कहते हैं ना कि सबके लिए होना चाहिए, बिकॉज अब देखा जाए तो वज़ीर आला सबकी है ना, वो वज़ीर आला सबकी है, वो किसी एक स्पेसिफिक जमात की तो नहीं है।
ठीक है। अच्छा, वर्चुअल पुलिस स्टेशन जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, जिससे आपने खुद भी कहा कि तारीख में पहली दफ़ा ये हुआ, किस तरीके से काम होगा, कैसे ख़वातीन को इंसाफ मिलेगा, सहूलियात की हम बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है, इसकी इंचार्ज हैं अक्सा फयाज। अक्सा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। वुमेन वर्चुअल पुलिस स्टेशन, थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा कि क्या सोच थी और किस तरीके से काम करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, जैसे कि इसका नाम है वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन, ख़वातीन के लिए खसूसी तौर पे यहाँ पे बहुत मेहनत हो रही है और ख़वातीन को ही जो हमारे, क्योंकि ख़वातीन को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना था, पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाना और ये सारी हैसल को दूर करने के लिए, क्योंकि हमारी ख़वातीन मोस्टली जो ऐसे केसेस हैं या ऐसी कई आवाज़ें जो कि दब जाती हैं सिर्फ ये सोच के कि पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाना होंगे, तो ये वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के प्लेटफॉर्म से ये सहूलत दी जा रही है कि आपको पुलिस स्टेशन के बेजा चक्कर नहीं लगाना होंगे और आप अपनी कंप्लेंट की या जो भी आपकी शिकायत है उसके हवाले से जो भी आप जानना चाहते हैं, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की जानिब से आपको वो तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। इसी के साथ साथ अगर आप कोई खुदा न खास्ता जी प्लीज़ कंटिन्यू। अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसी कोई सूरत हाल आई है कि जहाँ पे आपको मेडिकल करवाने की ज़रूरत है, उस सूरत में तमाम तर पंजाब के जितने भी खिदमत मराकज़ सेंटर हैं उनके साथ भी वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन राब्ते में है और वहाँ पे भी आपको मदद फराहम की जाती है। इसी के साथ साथ अगर आपका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनके कोई सवालात हैं आपसे या आप अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कोई सवालात के जवाब चाहते हैं, उस सूरत में ऑडियो कॉल जो है, ये कॉन्फ्रेंस कॉल वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के प्लेटफॉर्म से इनिशिएट की जाती है, जिसमें हमारी फीमेल ऑफिसर भी मौजूद रहती हैं। तो हर चीज़ जो है वो ऑन रिकॉर्ड होगी और कहीं पे भी डाटा टैंपर होना या इस तरह की किसी भी किस्म की कोई भी अगर आपका शक या शुबा है तो वो इंशाल्लाह वो नहीं रहेगा। अच्छा बक्सा, इस सिस्टम पे किस तरह से ट्रस्ट किया जाए जो वर्चुअल आप लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी तो प्रोवाइड की है, और ये ऑब्वियसली मैं ये बात ज़रूर कहूँगी मरीम नवाज साहिबा की तरफ से एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है ख़वातीन को एक कंफर्ट प्रोवाइड करना, ऑब्वियसली जहाँ पर वो अपनी आवाज़, अपनी बात जो है वो कह सकें और मुतल्लिका इदारों तक वो पहुँचा सकें। बट एट द सेम टाइम अगर आप इन पर्सन भी पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वो एक ख्वारी होती है और एवरीबडी नोज़ कि क्या होता है, FIR कितनी मुश्किल से दर्ज होती है और ये एक रियलिटी है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि आप को कहीं से कॉल करवानी पड़ती है और फिर जाके FIR दर्ज होती है। नो डाउट पुलिस हमारा बहुत अच्छा काम भी कर रही है, बट आम इंसान के ये शिकायत जरूर हैं। अब ऐसे में वर्चुअल सेटअप है, अब वर्चुअल सेटअप में कैसे मेक श्योर किया जाएगा कि काम बहुत बेहतरीन तरीके से होगा और वो वाले मामलात नहीं होंगे जो कि इन पर्सन लोगों को फेस करने पड़ते हैं। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में एक इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग ऑफिसर IMO मौजूद हैं जिनका काम है, अगर आपकी दरख्वास्त पुलिस स्टेशन में जमा हो चुकी है और अब आप उसे आगे प्रोसीड भी करना चाहते हैं तो इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग ऑफिसर का काम है पुलिस की टाइमलाइन को फॉलो करते हुए और पुलिस के ताउन के साथ उनकी FIR को लॉन्च करवाया जाता है और इस सारे प्रोसेस में हमारी जो विक्टिम है या जो हमारी खातून है उन्हें पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ यहाँ वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के प्लेटफॉर्म से हो रहा है। इसके आगे का जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में वक्त है, बहुत से हर्डल्स भी आते हैं, उस सूरत में भी खातून की, क्योंकि ख़वातीन को अक्सर ये नहीं मालूम होता या हमारे जो कंप्लेनेंट है उन्हें नहीं मालूम होता कि उनकी इन्वेस्टिगेशन किस लेवल पे है, किस स्टेप पे है, क्या हो रहा है। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग ऑफिसर जो यहाँ पे मौजूद हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से और आपको फ़ोन कॉल के ज़रिए से घर बैठे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। अभी ख़वातीन ने कुछ शिकायत की है? नहीं जी, अभी तक कोई ख़वातीन ऐसी जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई हो, क्या स्टेटस रहा, किस तरह से उनकी शिकायत को लेकर चला जा रहा है? बिल्कुल, ख़वातीन की जानिब से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि 22 अप्रैल 2024 को CM मरीम नवाज साहिबा की जानिब से इनाग्रेट किया गया वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन को। तब से लेके अब तक हमारे पास पर डे की अगर मैं बात करूँ तो हंड्रेड्स ऑफ कॉल्स जो हैं वो रिसीव हो रही हैं सिर्फ ख़वातीन की जानिब से। और जो हमारा प्रोसीजर है 15 पे जब आप 2 प्रेस करेंगे तो आपकी कॉल यहाँ आ जाएगी हमारे पास, यानी कि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में। इसी के साथ साथ वुमेन सेफ्टी ऐप के ज़रिए से भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको पोर्टल मिलेगा वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का। ये आई थिंक इसमें सबसे आसान तो शायद इसमें 15 की कॉल है कि 15 पे कॉल करके आप 2 प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉल आपकी यहाँ पर चली जाएगी। कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिस पर ख़वातीन आपके इस पुलिस स्टेशन पर रुजू करें? थोड़ा सा ख़वातीन को गाइड भी करें कि क्या क्या इश्यूज हों तो वो 15 पे कॉल करके 2 प्रेस करें। हमारे पास हैरेसमेंट से लेके डोमेस्टिक वायलेंस या वो तमाम तर केसेस जिसमें विक्टिम हमारी खातून है, वो तमाम तर केसेस को यहाँ पे यानी कि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में हैंडल किया जाता है।
और इसके अलावा जहाँ तक बात है आसानी की, बिल्कुल 15 एक बहुत आसान ज़रिया है रब्ता के लिए, लेकिन इसके साथ साथ हमारी कई ऐसी फीमेल्स भी हैं जो चाहती हैं कि उनके नाम को सिगा राज में रखा जाए, या कई ऐसी ख़वातीन जिन्हें हरासमेंट का सामना है वो वुमेन सेफ्टी ऐप के ज़रिए से भी हमसे रब्ता कर रही हैं। और वुमेन सेफ्टी ऐप के ज़रिए से आप अपने एविडेंसेस भी अटैच कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई वीडियो एविडेंस है या आपके पास कोई इमेज है यानी कि पिक्चर है, तो वो आप वुमेन सेफ्टी ऐप के ज़रिए से आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड रहेगी। अच्छा, अक्सर ऐसे में बहुत सारी ऐसी खवातीन भी हैं, हम रिमोट एरियाज़ की बात की जाए, जिनको प्रॉब्ली ये प्रोसेस समझने में बहुत मुश्किल होगी, स्पेशली जिस तरह एविडेंस को अटैच करना और फिर वीडियो, पिक्चर्स एंड एवरीथिंग, उनको आप लोग किस तरह गाइड करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे? क्योंकि शायद एक आम दूसरी खातून की अगर बात की जाए, किसी दूसरे शहर की बात की जाए, तो वहाँ पर तो शायद वो इन पर्सन भी जाकर बात कर लेंगे, एक्चुअली ये जिनके लिए ज़रूरी है जानना, उनको आप लोग कैसे एजुकेट करेंगे? अगर तो 15 के ज़रिए से आप हमसे बात करना चाहते हैं, और या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे राब्ते में रहें, तो जैसे कि पहले भी अर्ज़ किया कि 15 एक बहुत आसान रास्ता है। लेकिन अगर एविडेंस अटैच करने हैं, मोस्टली ये हमारे पास एविडेंस अटैच करने वाले हरासमेंट के केसेस आते हैं कि वहाँ पे ख़वातीन जो है वो कंप्लेन करती हैं कि ये देखें मेरे साथ मुझे इस तरह के थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। तो उस सूरत में अगर खातून अपने एविडेंसेस अटैच नहीं कर सकती, तो पुलिस के ताउन के साथ वो एविडेंसेस वहाँ पर अटैच करवाए जाते हैं। अच्छा, और पुलिस का ताउन बहुत ज़रूरी है। ये सब कुछ जितना भी हो रहा है हमारी फील्ड फोर्सेस के ताउन के साथ हो रहा है। बिल्कुल जी। ज़्यादा जो आपके इस सेंटर में ऑफिसर्स हैं, स्टाफ है, वो ख़वातीन का ही है? बिल्कुल, हमारे यहाँ पे जितनी भी फीमेल ऑफिसर्स मौजूद हैं वो सारी माशाल्लाह IT ग्रेजुएट्स भी हैं। ये इनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है और सारा ट्रेन स्टाफ है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन ही मौजूद हैं। तो ख़वातीन की शिकायत सुनने के लिए यहाँ पे ख़वातीन मौजूद रहेंगी। तो मैं तमाम तर जो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी तमाम तर ख़वातीन से कि अगर आप कभी भी किसी भी वजह से हेजिटेट करती हैं कि हम अपनी सूरत हाल, शायद अगर मेल ऑफिसर मौजूद होगा तो हम ना बता सकें, लेकिन अब आपकी आवाज़ सुनने के लिए, आपकी शिकायत सुनने के लिए यहाँ पर फ़ीमेल ऑफिसर्स मौजूद हैं। अच्छा, और जिस तरह मैंने पहले पूछा कि अभी ज़ाहिर आपने खुद कहा कि 22 तारीख से ऑपरेशनल है, लोग इसमें शिकायत कर भी रहे हैं, यानी ख़वातीन शिकायत दर्ज करा भी रही हैं। कोई ऐसे केसेस जो आप बता सकेंगे, चूँकि उन्होंने वर्चुअल पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट किया तो फ़ौरन से फिर एक्शन हुआ और उनको एक रिलीफ मिला, इंसाफ मिला, ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है? कोई अगर केस आप ज़ाहिर विदाउट नेमिंग एनीवन, लेकिन अगर शेयर करना चाहें ताकि लोगों में और ज़रा एक ट्रस्ट बहाल हो। बिल्कुल, हमारे पास हरासमेंट से लेके डोमेस्टिक वायलेंस, अब हरासमेंट भी कई कैटेगरीज की है। वर्क प्लेस हरासमेंट है, आपके खुदा न खास्ता एजुकेशनल डिपार्टमेंट में कोई हरासमेंट है, इसके साथ साथ आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हैं या पब्लिक प्लेसेस पे हैं, उस सूरत में अगर किसी भी किस्म के हरासमेंट का आपको सामना करने को मिल रहा है, केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत से केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। और अगर हम हीनियस कैटेगरीज की तरफ जाएँ तो ऐसे भी केसेस, और काफ़ी हद तक जो हमारा पुलिस का रिस्पांस टाइम है वो भी बहुत बेहतर हुआ, क्योंकि फीमेल ऑफिसर यहाँ पे जब आपकी 15 पे कॉल आ जाती है या किसी भी ज़रिए से जब आप एक दफ़ा कंप्लेंट जो है वो लॉन्च करवा देते हैं यहाँ पे, उस सूरत में फ़ीमेल ऑफिसर आपके जो फील्ड ऑफिसर्स हैं उनके साथ मुसलसल राब्ते में रहते हैं, और आपके जो फील्ड ऑफिसर हैं उनके साथ, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं उनके साथ आपको कनेक्ट किया जाता है। इसके अलावा अगर हमारी फ़ीमेल ये कहती है कि मुझे अपनी कंप्लेंट को आगे प्रोसीड करना है और मैं पुलिस स्टेशन जाने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मौके पे एप्लीकेशन भी ली जाती है पुलिस के ताउन के साथ, और इसके साथ साथ आपकी FIR लॉन्च करवाने से लेके इन्वेस्टिगेशन के सारे प्रोसेस में गुजरते हुए आपके प्रोसिक्यूशन तक, अदालत के दरवाजे तक आपका और हमारा साथ रहेगा। हमारे यहाँ पे एक ऑफिसर मौजूद है जिनका नाम है जी विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर है। वो हमारी विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर का काम इतना है कि अगर कोई भी ऐसे केसेस आए हमारे पास जहाँ पे हमारी खातून जो है किसी भी किस्म के ट्रॉमा से गुजर रही है, तो हमारे विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर का काम है उसके साथ मुसलसल राब्ते में रहना, उसकी काउंसलिंग करना और उसे इस बात का एहसास दिलाना कि इस मुश्किल वक्त में आप तनहा नहीं हैं। चलें, ये एक अच्छा है कि इमोशनल सपोर्ट भी साथ साथ प्रोवाइड करे। ये ऑनेस्टली एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेप है जो कि इस वक्त, ये वक्त की ज़रूरत हमेशा से ही रहा है, लेकिन अभी अगर इस पे काम हो रहा है तो अप्रिशिएट करना बनता है। बट आई रियली होप कि उसी तरह से चीज़ें चलें जिस तरह से आप बता भी रही हैं, और ये सिर्फ एक कम टाइम के लिए ना हो बल्कि एक लॉन्ग टर्म जो है इसको फॉलो किया जा रहा है। अच्छा, अक्सर वैसे इमरजेंसी रिस्पॉन्स टाइम कितना होता है? अगर कोई इमरजेंसी कॉल आ रही है वर्चुअल के थ्रू ही, तो वो कितनी देर में आपके जो पुलिस ऑफिसर से वहां तक पहुंच सकते हैं? फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन क्योंकि पूरे पंजाब को कवर कर रहा है, अगर तो आप लाहौर जैसे किसी शहर में मौजूद हैं तो उसका जो टाइम फ्रेम है वो कुछ अलग है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे ज़िले से या किसी ऐसी जगह से बात कर रहे हैं कि जहाँ पे पुलिस स्टेशन जो है वो दूर रहेगा, तो यकीनी तौर पे वहाँ पे थोड़ा टाइम का डिफरेंस आ सकता है, लेकिन कोशिश यही की जाती है कि जल्द से जल्द पुलिस को मौका पे पहुँचाया जाए। ठीक।
अच्छा, कुछ मॉडर्न इमरजेंसी बटन्स भी इंस्टॉल किए गए हैं हुकूमत पंजाब की तरफ से, कोई 100 के करीब मॉडर्न इमरजेंसी पैनिक बटन्स हैं ये, थोड़ा इसके बारे में बताइएगा। बिल्कुल 100 ऐसे मुकामात हैं कि जहाँ पे पैनिक बटन्स को नस्ब किया गया है और इसे यहाँ पे लगाने का मकसद, ये पूरे लाहौर में हो रहा है और ये लगाने का मकसद भी यही था कि कई ऐसी सूरत हाल कि जहाँ पे आपके पास मोबाइल फ़ोन मौजूद नहीं है, इन केस आपका मोबाइल फ़ोन स्नैच हो चुका है या गुम हो गया या आप घर से मोबाइल फ़ोन लाए ही नहीं, लेकिन अब एमरजेंसी तो है, पुलिस की मदद तो दरकार है। उस सूरत में पैनिक बटन के ज़रिए से आप पुलिस मदद मांग सकते हैं 15 पे कॉल करके। जब आप पैनिक बटन पे बटन प्रेस करेंगे तो आपकी कॉल 15 पे आ जाएगी, यानी कि हमारे पास, और आपको अपनी लोकेशन बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नेटवर्क के ज़रिए से सारा कुछ हमें पहले से, क्योंकि हमें पता है हमारे पैनिक बटन कहाँ से और ये कॉल कहाँ से मौसूल हो रही है। इसी के साथ साथ अगर आपकी सूरत हाल, क्योंकि कैमरा भी वहाँ पर नस्ब है, तो आपकी जो सूरत हाल है उसे वहाँ पर मॉनिटर भी किया जा रहा है और फौरी तौर पर जो फील्ड फोर्सेज हैं उनको आप में लाया जाता है और उन्हें मौके पे पहुंचाया जाता है। बिल्कुल ठीक है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जो कि वाकई कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर अगर फ़ोन छिन गया आपका एंड यूर अलोन, तो फिर आप कैसे रिपोर्ट करेंगे, ये बड़ा एक इशू होता है। ये ज़रा बटन इंस्टॉल भी लाहौर में किए गए। बहुत शुक्रिया, आप अक्सार साहिबा साथ मौजूद थी, वर्चुअल पुलिस स्टेशन से मुतालिक आगाह कर रही थी, और ज़रा ये बड़ा अहम है ख़वातीन के लिए कि वो इसको समझें, सीखें, ताकि खुदा ना खास्ता अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो आपको पता हो कि आपने कैसे रिपोर्ट करना है और कैसे उसको परस्यू करना है। आगे बढ़ते नाज़रीन, और बात हम करेंगे हेल्दी पाकिस्तान की। जब हम बात करते हैं हेल्दी पाकिस्तान, अगर एक शहर हेल्दी होगा तो ज़रा पूरा मुल्क हेल्दी होगा। तो एक कैंपेन है हेल्दी इस्लामाबाद, हेल्दी पाकिस्तान, आज हम इस पर भी बात करेंगे। और उसके साथ जब हम हेल्थ की बात करते हैं, सबीन, हर चौथा जवान शख्स दिल के मर्ज में मुब्तला हो रहा है, और ज़्यादातर जो उसका रीज़न बताया जा रहा होता है कोलेस्ट्रॉल होता है, हाई ब्लड प्रेशर ज़ाहिर है फिर उससे हो रहा होता है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम इग्नोर कर रहे होते हैं, शुगर जैसी बीमारियां, कि ठीक है हो गया वो, ऑब्वियसली पहले तो नहीं, पहले लाइट ले रहे होते हैं, जब हो जाती है तो फिर लग पता जाता है। ऐसे ही है। तो आज हम इस कोलेस्ट्रॉल से मुताल्लिक़ डिटेल से बात करेंगे। जो कोलेस्ट्रॉल है ये कैसे बढ़ता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कब आपको चेक कराना चाहिए, और अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, बॉर्डर लाइन पर है, तो आपको क्या करना है। इस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। कोलेस्ट्रॉल के मसाइल अगर उनकी बात की जाए, ब्लड प्रेशर की बात की जाए, या फिर हार्ट डिजीज की अगर बात की जाए, कोई जेंडर नहीं होता, किसी कोई जेंडर नहीं होता, लेकिन ज्यादातर जो देखा जाए तो ये मूजी बीमारियां मर्दों को ज्यादा लगती है, हमें दिखाई दे रही होती है, या फिर ये भी रेजिलिएंट होती है ना, रेजिलिएंट भी होती है। हो सकता है कि मर्दों को एक सुई भी चुभ जाती है ना, तो वो बीमार होके लेट जाते हैं, जी हमें ये हो गया, हमें बुखार हो। खवातीन की अगर बात की जाए ना, तो बुखार भी होता है, बीमारियां होती है, पूरे घर के काम कर रही होती है, बच्चे भी संभाल रही होती है, नौकरी पे भी जा रही होती है, वो इतनी रेजिलिएंट होती है। हाँ, मर्द तो जैसे फौरन छुट्टी करके बैठ जाते हैं ना, ऐसा ही होता है। हमें तो याद है तबीयत खराब होता भी प्रोड्यूसर साहब कहते थे नहीं कोई बात नहीं, अब आज है बस शो में खामोश बैठ जाइएगा। पता होता है कि आप कितने बीमार हैं। ये भी ठीक है। अच्छा, बहरहाल अमेरिकी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है जिसकी आज हम बात करेंगे, जिसमें अमेरिकी माहिरीन सेहत ने तशवीश का इजहार किया है कि जब हम कोलेस्ट्रॉल की बात आज कर रहे हैं, 20 और 40 बरस की जो लोग होते हैं, नौजवान होते हैं, उनकी अगर बात की जाए, ज़्यादातर ये उनमें पाया जा रहा होता है। मतलब 20 से 40 के दरमियान, और 40 के बाद तो मामला ज़ाहिर और भी ख़राब हो जाता है। और दिल की बीमारियों से जवानों की जाने ज़ाहिर हम देख रहे होते हैं कि हर दूसरे दिन अगर आप किसी से पूछें कि डेथ कैसे हुई, लोग कहते हैं जी हार्ट अटैक हो गया। आज इस हवाले से बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल को किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं, और क्या पहले से अगर आप डायग्नोज करवा लें तो किस तरह से आप इस मूजी मर्ज से बच सकते हैं, ताकि क्योंकि इससे आगे के कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। आज इस हवाले से भी हम साथ साथ बात करेंगे। डॉक्टर सईदुल्लाह हमें आज उन्होंने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम, थैंक यू। डॉक्टर साहब, कितने नौजवान आपके पास आते हैं कोलेस्ट्रॉल के इशू से, या आपके पास कोई और कंप्लेन लेके आते हैं और उसके बाद जब आप टेस्ट करवाते हो तो आप कहते हो कि तुम्हारा तो कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है? अच्छा, ऐसा है कि हमारे पास जो मरीज़ आते हैं क्लिनिक में, उनमें 40 साल वाले कम ही होते हैं, 50-40 के बाद वाले लोग ज़्यादा आते हैं। एक्यूट जो इमरजेंसी में आते हैं हार्ट अटैक्स के साथ, उसमें भी 30 साल वाले कम होते हैं, 40 के बाद शरह बढ़ती है। लेकिन हमें ये पता चल रहा है दुनिया भर में भी कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक, उसमें दिल की बीमारियां कम हो रही थी, लेकिन वो अभी प्लेटो हो गई। इसका मतलब ये है कि या ज़्यादा हो रही हैं, या उनकी जो नीचे गिरने की वो थी शरह थी, वो रुक गई है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक्सरसाइज कम हो गई है, मोटापा ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से डिस्ग्लाइसीमिया, इसका मतलब है कि आपके बदन में जो शुगर की मिकदार है और इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उसमें गड़बड़ पैदा हुई है, और उसकी वजह से डायबिटीज़, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ज़्यादा हुए हैं। स्मोकिंग का भी एक रोल है। अच्छा।
और बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। लेकिन इस पे फिर बात करेंगे। तो हाँ, बच्चों में या कम उम्र के लोगों में मसला इसलिए कि एक्सरसाइज बड़ी तेज़ी के साथ एक्सरसाइज कम हो गई है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है बहुत ज़्यादा। पहला सिम्टम क्या होता है जब आपको लगता है कि चेक करवाना चाहिए कि शायद कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो? आम तौर पे आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, उनमें उनको हम फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया कहते हैं, या और भी नॉन फेमिलियल में भी होता है, और उसमें ये आँखों के इर्द गिर्द यहाँ पर स्पॉट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, यहाँ पर ये जो आपकी कोहनियाँ हैं यहाँ पर, और नीचे जो आपके एंकल्स होते हैं तो वहाँ पे भी इस तरह के स्पॉट्स और चीज़ें मौजूद होती हैं। डॉक्टर साहब, ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये सिर्फ जिनका वेट ज़्यादा होता है उन लोगों में ज़्यादा होता है, या फिर दुबला पतला शख्स, क्योंकि अक्सर वो कह रहे होते हैं हम तो स्मार्ट हैं, हमें कोलेस्ट्रॉल कैसे हो सकता है, तो वो भी अक्सर चेकअप के लिए लोग नहीं जा रहे होते, तो क्या पतले लोगों में भी उतना ही कोलेस्ट्रॉल पाया जा रहा होता है, ज़्यादा बढ़ जाता है? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। और इसमें से दो चीज़ों पर हमने फोकस करना है। पहली बात यह है कि आप बहुत मोटे भी होंगे और फिर भी आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम हो सकता है और ब्लड प्रेशर भी बहुत कम हो सकता है, और आप बड़े स्लिम भी होंगे और फिर भी आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो सकता है। अब इससे अगर हमने पैमाने शुरू कर दिए कि फ़लाना अगर स्लिम है तो उसको चेकअप नहीं करना चाहिए, नहीं। हमारा यहाँ पे मसला ये है कि हमारा प्राइमरी केयर नहीं है। प्राइमरी केयर का मतलब है जो जनरल प्रैक्टिस होती है, जो कम्युनिटी हेल्थ क्लिनिक्स होते हैं, वो नहीं है। आइडियली होना तो ये चाहिए कि बचपन में अपनी एक असेसमेंट हो। हमारे बहुत सारे बच्चे, उनकी आँखों की और कानों की और दांतों की बीमारियां मिस हो जाती इसलिए कि उनका चेकअप नहीं होता। इसी तरह एक दफ़ा जब आप टीन एज क्रॉस करते या 20s में जाते हैं, उस वक्त आपकी एक असेसमेंट होनी चाहिए। फिर जब आप 30 साल की उम्र में पहुंचते हैं, एक असेसमेंट उस वक्त होनी चाहिए। फिर जब 40 पे पहुंचते हैं, फिर एंड सो ऑन। तो मिसाल के तौर पर जो 20 में होती है वो बड़ी बेसिक होगी, उसमें बेसिक चीज़ें चेक हो जानी चाहिए। फिर 30 में जाते हैं, कुछ एक दो चीज़ें ऐड हो जानी चाहिए। फिर 40 में एंड सो ऑन। तो लोगों से हमारी ये दरख्वास्त होगी कि अच्छा ये होगा कि 10 साल में एक दफ़ा कम से कम ये जो एज वो हैं आपके जो माइलस्टोन्स हैं, इसमें अपना चेकअप करवाइएगा। इसी तरह बच्चों के लिए भी उनकी हियरिंग, उनकी विजन, उनके दांत, उनकी डेवलपमेंट, ओवरऑल एक हेल्थ स्क्रीनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादातर ये होता है कि एनुअली आप करवा लें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप नहीं, इसमें ऐसा है ना कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, महंगा पड़ता है। अभी भी मेरे साथ एक जवान आदमी की बात हो रही थी, ही इज़ 41, उन्हीं का केस मैं फिर डिस्कस करना चाहूँगा कि वो 3-3 महीने बाद कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं। क्यों? मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप इफ़ यू आर नॉट एक्टिंग अपॉन इट। अगर आप साल में एक दफ़ा भी करवा लें तो ठीक है। डॉक्टर साहब, इसके ट्रीटमेंट पर आते हैं। एक तो ये कि ट्रीटमेंट क्या होता है इसका, क्या वो डाइट होता है, एहतियात होती है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होती है, या कोई मेडिसिन होती है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल। लोग चीज़ों को आइसोलेटेड लेते हैं, इनफराद लेते हैं, लेकिन कोई भी बीमारी जो है उसको आप होलिस्टिक तरीके से या जिसे कहते हैं जामे तरीके से आप उसको मैनेज करेंगे। अब मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स है, वो जवान है, उसका सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर लाइन है या थोड़ा ज़्यादा है, और वो स्मोकर नहीं है, उसको डायबिटीज़ नहीं है, उसका और रिस्क नहीं है, तो उसमें आपको दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, उससे कहिएगा कि वो अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करे, कुछ वज़न कम करे, इसलिए कि कोलेस्ट्रॉल को आप तकरीबन 20% परहेज़ के ज़रिए, अच्छी डाइट के ज़रिए और एक्सरसाइज के ज़रिए कम कर सकते हैं, 20% तक। एक और शख्स है, एक शख्स की हिस्ट्री लेते हैं। एक साहब हैं जिनसे अभी मतलब कुछ देर पहले मेरी मुलाकात हुई, उनकी उम्र 41 साल है। वो अपने कोलेस्ट्रॉल के मुतालिक परेशान हैं और उनका 230-240 में चल रहा है, ये लेवल्स होते हैं। लेकिन उनको इसकी फ़िक्र नहीं है कि वो स्मोकर भी हैं। और स्मोकिंग जो है या सिगरेट नोशी, तंबाकू नोशी, वो आपके कोलेस्ट्रॉल से दुगनी ज़्यादा ख़तरनाक है। ओके, तो वो एक ऐसी चीज़ जिसको वो छोड़ सकते हैं, उसके बजाय वो कोलेस्ट्रॉल के पीछे लग गए। लेकिन जब फिर मैंने उनसे और हिस्ट्री ली तो पता चला कि उनके एक भाई की 40 साल में उनका बाईपास हुआ है और उनकी अम्मी जान की 50s में बाईपास हुआ है। तो इसका मतलब है कि उनकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री भी है।
ज़्यादा खरीदने से पता चला कि उनके जो फास्टिंग शुगर है वो भी तकरीबन बॉर्डर लाइन है। एंड दिस इज़ समवन, ये वो शख्स हैं जिनकी उम्र सिर्फ 41 साल है, स्लिम है, लेकिन उनके अभी इसमें इनकी मैनेजमेंट जो है इसको आपने टेलर्ड करना होगा। एक सोल्यूशन सब लोगों के लिए नहीं होता है। मिसाल के तौर पर मेरी उम्र है अच्छी खासी है, लेकिन मैं कोलेस्ट्रॉल की दवाई नहीं लेता हूँ इसलिए कि मेरे बाकी रिस्क फैक्टर्स नहीं है। मुझे उस पर सोचना चाहिए। और हमारे साथ तरीके हैं, हमारे पास ऐसे स्कोरिंग मेथड्स हैं जिसमें अगर हम आपका डेटा डालते हैं तो हमें पता चलता है कि आपको हार्ट अटैक के या स्ट्रोक के या डायबिटीज़ के होने के कितने चांस हैं अगले 10 साल में। सही। अगर वो आपका रिस्क ज़्यादा है, इवन अगर आपका जो उम्र कम भी हो, तो फिर आप कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों पे इन लोगों को जाना चाहिए। ओके। अमूमी तौर पे हम यही करेंगे, ओवरऑल असेसमेंट, अमूमी जो है वो असेसमेंट करेंगे, रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद और फिर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट करेंगे। एक ही चीज़ को अगर आप पकड़ेंगे तो उससे बात नहीं बनेगी। अब ये काम तो डॉक्टर साहब आप करेंगे, लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं या क्या देखते हैं कि एक शख्स जिसको कोलेस्ट्रॉल हो, अब उसकी एज ज़्यादा डिफरेंट होगी, उसकी सारी जो रिस्क फैक्टर्स डिफरेंट होंगे, लेकिन वो सिर्फ कहता है दूसरे शख्स को कि मुझे ये हुआ था, मैंने ये दवाई खाई, तुम भी खा लो। हाँ, ये फुटपाथ मेडिसिन है। हाँ, ये बड़ी ज़्यादा है। और फिर वो टोटके भी हैं कि वो अदरक खा लो और गार्लिक खा लो, और वो तो उसे बू तो आपसे बड़ी आएगी, लेकिन उसको कुछ नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल वगैरह को कुछ नहीं होने को। अच्छा, वैसे सुना है ये लीमू का अर्क, शहद, अदरक, ऐसी भी अच्छी चीज़ें हैं। ओके। मसला ये है कि लोग शॉर्टकट्स वो कहते हैं कि मैं ये भी करूं, ये भी करूं, ये भी करूं, और फिर भी वो जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं दे वांट टू हैव केक एंड ईट इट, कि वो मस्तियां भी करें और फिर जो है मज़े। इस तरह नहीं होता। मेहनत केक खाना है तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, अदरवाइज प्लेट में रख के आपको कोई सर्व नहीं करेगा। हाँ, इस तरह नहीं होगा। और फिर ये याद रखिएगा कि जनूबी एशियाई जो लोग हैं उनमें ये दिल की बीमारियां और डायबिटीज़ का बहुत ज़्यादा है। और जिस तरह अभी आप लोग जो बात कर रहे थे मर्दों में, हाँ, मर्दों में इसलिए भी ज़्यादा है कि मर्दों के रिस्क फैक्टर ज़्यादा हैं, उनमें स्मोकिंग ज़्यादा है और उनके स्ट्रेस लेवल्स भी शायद ज़्यादा हैं, वर्क लेवल। ये आप शादीशुदा मर्दों की बात कर रहे हैं? ओवरऑल। अच्छा, शादी के बाद पता नहीं एक बहुत बड़ा मसला है कि मर्द एकदम उनका वजन बढ़ना शुरू गिव अप कर देते हैं ना, बस अब नहीं। वो यहाँ पे एक अजीब मसला है कि आप पानी भी खुद नहीं अपना उठाते। ये मसला घर में ये होता है, मैं आ गया हूँ, मेरे लिए चाय बनाओ, मुझे पानी पिलाओ। ये क्या है? मतलब ये तो ऐसी तो बात नहीं है। एब्सोल्युटली राइट। मतलब वो कपड़े शादी से पहले भी खुद धोते होंगे, इस्त्री करते होंगे, लेकिन बेगम के आ जाने के बाद है उनकी जिंदगी ये है कि बस खाओ पियो और बस आराम से बैठे रहो। नहीं, प्रेस में ऑपोजिट वाले भी होते हैं जिन्होंने पहले आराम किया, बाद में काम पे लग जाते हैं। ये बड़ा कम होता है वैसे, डॉक्टर साहब बताएं। बड़ा कम होता है ना, बहुत रेयर केस होता है। मैं जो है, मेरे लिए मसले मत क्रिएट डॉक्टर साहब के अपने मसले। अच्छा, लास्ट में डॉक्टर साहब, चूँकि हम देखते हैं, आपने खुद कहा कि जनूबी एशियाई ममालिक में ज़ियाबीतिस के मरीज़ ज़्यादा हैं, हम जनरली देख रहे हैं कि हमारी लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, हमें ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं, हमें आसपास यंग एज में बीमारियां हो रही हैं। तो ऐसे में तो बड़ा ज़रूरी है कि हम एक कैंपेन की बात करें, जैसे हेल्दी इस्लामाबाद, हेल्दी पाकिस्तान एक कैंपेन। मैं चाहूँगा इस पर थोड़ी सी अगर बात करें, कैंपेन्स कितनी ज़रूरी हैं? हाँ, इसमें अब ऐसा है कि मेरे एक हस्पताल से ताल्लुक़ है, इसके अलावा मेरी कुछ और ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। मैं पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन इस्लामाबाद की मेरी ज़िम्मेदारी है, जो हम अल-खिदमत हेल्थ फाउंडेशन के जो हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ मिलकर, जिसे हम कहते हैं प्रिवेंशन, एहतियात। अगर हम प्राइमरी प्रिवेंशन ये है कि बीमारी आपको नहीं हुई और अपने रिस्क फैक्टर्स को आप आइडेंटिफाई करें, तो उसके लिए हम स्पेसिफिक ख़ुसूसी तौर पे क्लिनिक शुरू करने वाले हैं, जिनको हम वेलनेस क्लिनिक कहते हैं। और वेलनेस क्लिनिक में वेल वुमेन क्लिनिक, वेल मैन क्लिनिक एंड वेल चाइल्ड क्लिनिक। बच्चों के अपने मसले हैं, ख़वातीन के अपने मसले हैं, मर्दों के अपने हैं। मर्दों और ख़वातीन के बहुत सारे मसले एक ही जैसे हैं। मसलन डायबिटीज़, शुगर जो है वो औरतों में भी बड़ी तेज़ी से आ रही है और मर्दों में भी है। फिर मर्दों में स्मोकिंग के मसले भी हैं, तो उसमें हमारा ब्लड प्रेशर ऑब्वियसली ये भी हाँ ना, कि उनको 20 साल की उम्र में हम असेस करें,
फिर 30 में करें, फिर 40 में करें, प्रॉपर असेसमेंट हो, उसमें हम प्रॉपर, हमारे साथ सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें एल्गोरिदम्स हैं जिसमें हम स्कोर कर सकते हैं, फिर हम उनको नज करते हैं। इसका मतलब है कि हम उनको इस तरह एप्लीकेशन उनके स्मार्ट डिवाइसेस पे होगी जो उनको नज करेगी कि आज तुमने कितने स्टेप्स किए, तुमने स्मोकिंग छोड़ी कि नहीं छोड़ी, खाने में क्या किया, कितना वज़न वो किया, अगर दवाई है तो दवाई ली कि नहीं है, और अभी आपका नेक्स्ट टेस्ट कब आने को है, स्क्रीन टाइम कितना है आपका, कितना वक्त आप इन चीज़ों पे गुजारते हैं। इसलिए कि सिर्फ ये तो नहीं है, जॉइंट्स के दर्द हैं और बच्चों में स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत बड़ा मसला है। कल भी मैं पढ़ रहा था कि 13 साल के बच्चों को स्मार्टफोन नहीं देना चाहिए यूरोप में। फ्रांस में लेजिस्लेशन आ रही है और 18 साल तक भी बात हो रही है। ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारा, इसको हम कहते हैं लाइफस्टाइल मेडिसिन। हमें इस वक्त लाइफस्टाइल मेडिसिन की ज़रूरत है, इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है, उसके लिए कैंपेन्स की। तो इंशाल्लाह हम हेल्दी इस्लामाबाद, हेल्दी पाकिस्तान के नाम से ये शुरू करेंगे। इसी में वो लोग जिनको डायबिटीज़ के नज़दीक है उनको रिवर्स करने की, या जिनको डायबिटीज़ हो चुकी है उनको भी मैनेज कैसे करना है, और कोई रिमिशन की बात करें कि बहुत अच्छा एविडेंस आया है, बहुत सारे शवाहिद हैं कि डायबिटीज़ अगर अर्ली है, 5 साल से कम है, उसको हम रिमिट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, बगैर दवाइयों के वो अपना वक्त गुजार सकते हैं। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।